हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर पढ़ लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। फ्रांस में जो प्रोटेस्ट हुए, जो धरने हुए, जो जुलूस निकाले गए, उन किन कारणों से हुए, किन परिस्थितियों में हुए, ये आपको बताना है। तो पहली परिस्थिति क्या है? द वॉर विथ ब्रिटेन फॉर एन इंडिपेंडेंट अमेरिका। ठीक है, द वॉर विथ ब्रिटेन फॉर एन इंडिपेंडेंट अमेरिका। दिस वॉर लेड टू माउंटिंग डेप्ट ऑन द फ्रेंच मोनार्की। जब ये युद्ध हुआ तो फ्रांस पर क्या कर दिया गया? कर्ज लाद दिया गया कि आपको ये कर्ज देना होगा। दिस नेसेसिटेटेड इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस ऑन द पब्लिक पर अलग से टैक्स देने का बोझ डाल दिया गया। पहला कारण तो ये था। दूसरा, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। उन लोगों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी और जन्म के आधार पर भेदभाव किया जाता था। पीपल गॉट प्रिविलेजेस एंड पोजीशन बेस्ड ऑन देयर लाइनेज एंड नॉट ऑन देयर मेरिट। वो कितने काबिल है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो किस खानदान से बिलोंग करते हैं उस पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। ऐसा था दूसरा रीज़न, ये हो गया। तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ पावर अमंग द प्रिविलेज्ड। मतलब सिर्फ कुछ खास लोगों के पास ही पूरी सारी ताकत थी, बाकी के सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं था। ठीक है। तीसरा देखो, मासेस वेयर एट द मर्सी ऑफ द प्रिविलेज क्लास। प्रिविलेज क्लास के लोगों के भरोसे ही, उनकी दया के भरोसे ही पूरा समाज रहता था। ये एक बहुत बुरी बात थी। सब्सिस्टेंस क्राइसिस, राइजिंग पॉपुलेशन एंड लेस ग्रेन प्रोडक्शन। अनाज कम था और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो क्या हो गया कि खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। ठीक है। वेजेस डिड नॉट कीप पेस विथ राइजिंग प्राइस। जितना अनाज का दाम बढ़ रहा था उस हिसाब से मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही थी, इसलिए लोग बगावत पर उतर आए। और लास्ट मतलब रीज़न है ग्रोइंग मिडिल क्लास। बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ओवरसीज ट्रेड अ न्यू क्लास इमर्ज। दिस क्लास वॉज वेल्दी नॉट बिकॉज ऑफ बर्थ बट बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज़। तो ऐसे लोग भी अमीर होने लगे, ऐसे लोग भी अमीर हुए जो अपने बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी एबिलिटी टू यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज़ के आधार पर, मतलब मौके का फ़ायदा उठाकर और सही वक्त पर सही फैसला लेने के बल पर वो अधिक पैसा कमा पाए। और इसीलिए इन लोगों ने, जिनके पास पैसा था, पीपल ऑफ द मिडिल क्लास, इन्होंने आवाज़ उठानी शुरू करी। तो ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। दूसरा, विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम रेवोल्यूशन। किस सोसाइटी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन से? और which groups were forced to recolonize power? Which section of the society would have been disappointed with the outcomes of the revolution? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो किस समाज को फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, ये देख लेते हैं। पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, मजदूरों को फ्रेंच सोसाइटी से फ़ायदा हुआ। क्लर्जी, नोबल्स एंड चर्च हैड रिकॉग्नाइज्ड पावर, इनसे ताकत छीन ली गई। मतलब चर्च के जो पादरी वगैरह थे, जो राजा वगैरह थे, इनके पावर कम कर दिए गए। इट इज़ ऑब्वियस दैट दोज हु हैड टू फॉरगो पावर एंड प्रिविलेजेस वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड। तो जिनसे पावर छीन ली गई, जिनसे सुख सुविधाएं छीन ली गई, उनको निराशा मिली और गरीबों को खुशी मिली। पीपल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास स्टेट मस्ट हैव डिसअपॉइंटेड अलॉट। ठीक है, इजी था। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, प्लीज़ एक बार चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
Describe the legacy of the French Revolution for the people of the world during the 19th and 20th century. The idea of liberty and democratic rights. Idea of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे मुख्य मुद्दा क्या था कि हमें डेमोक्रेटिक राइट्स मिले। ठीक है, दिस स्प्रेड्स फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप, और ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैला 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में। वेयर फ्यूडल सिस्टम वेयर अबॉलिश्ड, फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया। फर्दर दिस आइडिया स्प्रेड यूरोपियन नेशंस के जो कॉलोनीज थी उनमें भी ये चीज़ें फैल गई धीरे धीरे कि हमें भी मताधिकार चाहिए, वोटिंग राइट्स चाहिए, हमें भी ये अधिकार चाहिए। सब तरह के अधिकार जो हैं डेमोक्रेटिक राइट्स की मांग बढ़ने लगी। दिस वाज प्रोबेबली लाइक सीड्स ऑफ एन एंड ऑफ कोलोनियलाइजेशन, मतलब कोलोनियलाइजेशन का के अंत की बीज बोई जा चुकी थी। बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंत तक, मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, सबने क्या किया, डेमोक्रेसी को, गणतंत्र को, राजतंत्र को ख़त्म करके डेमोक्रेसी को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे हुज ओरिजिन कुड बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ऐसे कौन से डेमोक्रेटिक राइट्स थे जो हम आज एंजॉय करते हैं। तो देखिए, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब सबको समानता का अधिकार मिले। ठीक है, सबको समानता का अधिकार मिले। दूसरा, राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का और प्रदर्शित करने का अधिकार मिले सबको। राइट टू फ्रीडम फॉर एक्सप्लॉइटेशन, किसी का भी आप गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, और चौथा है द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संविधान के सामने सबको बराबर का अधिकार हो और सबको समान सुविधाएं मिले, ऐसा। तो ये 4 ऐसे राइट्स थे जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मिले और हम आज भी इनसे फ़ायदा हो रहा है। Would you agree with the view that message of universal right has beset with contradiction? Explain. The major contradiction in the message of universal right as per the French Constitution of 1979 was the total ignorance of women. 1971 में जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना था तब महिलाओं को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया था। ठीक है, ऑल राइट्स वेर गिवन टू द मैन, सिर्फ मर्दों को ही सारे अधिकार दिए गए थे। विदाउट वोटिंग राइट्स was not like putting into practice what you preach. In other words, it can be said that although the declaration of universal right was good starting point, but in left much to be desired. जितना desired था उससे कम था। Question number 6, how would you explain the rise of Napoleon? नेपोलियन के राइज को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आफ्टर फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक इन 1972, 1972 में क्या हुआ, फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया, गणतांत्रिक देश बन गया। गणतांत्रिक देश मतलब यहाँ डेमोक्रेसी थी। ठीक है, क्या थी, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था। देन द रूलर रोबेस्पियर गेव मोर प्रिविलेजेस, रूलर रोबेस्पियर को क्या मिला, बहुत सारी सुविधाएं मिली। Further, he has a sort of autocrat himself. This led to reign of terror. और उसने कुछ ऐसे कार्य करने शुरू कर दिए जिसकी वजह से पूरा आतंक फैल गया कई सालों तक। After Robespierre rule came to an end, a directory was formed to avoid concentration of power in one individual. Member of the directory often fought among themselves, leading to total chaos and political instability. ठीक है, तो ये जब रूलर मरा, जब इसके शासन का अंत शुरू हुआ तो फिर क्या हो गया कि फिर से सत्ता को मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई और आपस में ही लड़ने लगे वहाँ के जो मेंबर्स थे वो नियम बनाने वाले। दिस क्रिएट अ पॉलिटिकल वैक्यूम इन फ्रांस, एक खाली जगह बन गई फ्रांस में एक अच्छे नेता की।
एक अच्छे नेता की जगह खाली हो गई। और तब कौन आया? दिस वॉज ए कंड्यूसिव सिचुएशन एंड नेपोलियन बोनापार्ट टुक द रेन ऑफ द पावर एज अ मिलिट्री डिक्टेटर। और इसी समय नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि एक मिलिट्री डिक्टेटर के हैसियत से संभाली अपनी कमान। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर आपको दे सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे।